में मैंने आपको टाइड्स दिखाई हैं, तो आप समझ तो गए होंगे कि टाइड्स क्या होती हैं। सतह समुंदर के उतार चढ़ाव को हम टाइड्स कहते हैं। और ये टाइड्स कैसे बनती हैं? सन और मून की अर्थ के ऊपर कंबाइन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये टाइड्स बनती हैं। बज़ाहिर सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइड्स के बनने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइड्स आर वेरी ट्रिकी। अगर आप टाइड्स को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू दैट यू मस्ट गो थ्रू माई होल वीडियो। टाइड्स को समझने के लिए हम कुछ अजम्पशंस करेंगे। वो अजम्पशंस हम इसलिए करेंगे कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो, बल्कि आसानी के साथ हमें समझ आती रहें। पहली अजम्पशन ये है कि हम न्यूटोनियन ग्रेविटी का इस्तेमाल करेंगे कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है विद दिस फोर्स। यहाँ पे हम आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे चीज़ें आसान होने के बजाय और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। दूसरी अजम्पशन जो हम लेंगे वो क्या है कि पानी ने हर तरफ से ज़मीन को कवर किया हुआ है, या एक बिग ओशन है अराउंड द अर्थ। तीसरी अजम्पशन हम ये लेंगे देयर इज़ नो सन, लेकिन हम ये जानते हैं कि सन का टाइड्स के बनने में भी एक अहम किरदार है, इसलिए हम सन के इफ़ेक्ट को एंड में लाजमी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और चौथी अजम्पशन ये है कि हम अर्थ की ग्रेविटी को किसी भी टाइम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये तमाम अजम्पशंस इसलिए हैं ताकि चीज़ें हमें आसानी से समझ आती रहें। लेट्स स्टार्ट विद अर्थ एंड मून सिस्टम। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि अर्थ और मून एक ही पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और उस पॉइंट को हम बैरी सेंटर कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। अर्थ और मून एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और वो फोर्स किसके बराबर है? F इज इक्वल टू कैपिटल G mass of earth mass of moon divided by the square of the distance between their center। इस वीडियो में हम सिर्फ मून का अर्थ के ऊपर इफेक्ट देखेंगे कि अगर मून अर्थ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको मून दिखाया हुआ है, एंड दीज एरोज आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून। और इसी तरह यहाँ पे अर्थ है, और ये एरो भी उसी तरह
अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्थ की सरफेस के ऊपर मैंने दो ब्लॉक्स कंसिडर किए हुए हैं जिनको मैंने ए और सी का नाम दिया है, और ये पॉइंट अर्थ का सेंटर है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिससे हम इन दो ब्लॉक्स के ऊपर मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को देखेंगे। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे ही है जैसे अभी आप ये बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर हम मून का इन दो पॉइंट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल इफेक्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अर्थ की ग्रेविटी को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अर्थ की ग्रेविटी को स्विच ऑफ कर दिया। अब ए पॉइंट मून के नज़दीक है एज कंपेयर टू बी, और बी पॉइंट मून के नज़दीक है एज कंपेयर टू सी। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि ए के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी एज कंपेयर टू बी, और बी के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी एज कंपेयर टू सी। तो अगर आप इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करें तो ए पॉइंट मून की तरफ ज़्यादा एक्सेलरेट होगा एज कंपेयर टू बी, और बी पॉइंट मून की तरफ ज़्यादा एक्सेलरेट होगा एज कंपेयर टू सी। लेकिन हम तो अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, तो हमें तो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए जो अर्थ के ऊपर हो, क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन तो हमने अर्थ के ऊपर करनी है। तो अगर हम अर्थ से इसी चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हमें ऐसे लगेगा कि जैसे ये दोनों ब्लॉक्स अर्थ की सरफेस से सेपरेट हो गए हैं, या आपको ऐसे फील होगा कि जैसे इन दो ब्लॉक्स के ऊपर कोई आउटवर्ड फोर्स लगी है जिस फोर्स ने इन दोनों ब्लॉक्स को अर्थ से सेपरेट कर दिया है, और इस फोर्स को हम टाइडल फोर्स कहते हैं। और इसी टाइडल फोर्स की वजह से सतह समुद्र में उतार चढ़ाव आता है, यानी कि यही फोर्सेस टाइड्स की रिस्पॉन्सिबल हैं। वैसे आपको आइडिया हो गया होगा कि टाइडल फोर्सेस क्या होती हैं और ये कैसे जनरेट होती हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि टाइडल फोर्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना नहायत ही ज़रूरी है। अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स बना लें इक्वल मैसेज के, तो मून उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर या मैसेज के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। जाहिर है कि मून का उन तमाम पॉइंट से फासला मुख्तलिफ है, इसलिए जो मून उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा वो मुख्तलिफ होगी। तो इसको फिज़िक्स में ऐसे कहते हैं कि देयर इज़ ए ग्रेडियंट ऑफ फोर्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और मून अर्थ के सेंटर के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, सेंटर के ऊपर जो फोर्स लग रही है और सरफेस के तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सारी फोर्सेस सेंटर के ऊपर जो फोर्स लग रही है उससे डिफरेंट हैं। इसी डिफरेंस की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है उसको हम टाइडल फोर्स कहते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो टाइडल फोर्स लग रही है क्या वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो फोर्स बराबर है माइनस कैपिटल GM। मैस, इसका मैस है ये मैस ऑफ द मून, ER डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ED डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। अब ER जो है ये यूनिट वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम सेंटर ऑफ द मून टू दिस पॉइंट, और ED भी यूनिट वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम सेंटर ऑफ द मून टू दिस पॉइंट। तो ये टाइडल फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ टाइड्स की मैथमेटिक्स को डिस्कस करूंगा। तो मैं दोबारा आपको बता दूं कि टाइडल फोर्स क्या है और ये कैसे जनरेट होती है। इस पॉइंट के ऊपर मून जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और इस पॉइंट के ऊपर जो मून फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस होगा उसको हम टाइडल फोर्स कहेंगे, और टाइडल फोर्स के कोरिस्पॉन्ड जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम टाइडल एक्सेलरेशन कहेंगे। याद रहे कि इसकी टाइडल एक्सेलरेशन रिलेटिव टू दी सेंटर ऑफ द अर्थ है, क्योंकि ये फार्मूला भी हमने रिलेटिव टू दी सेंटर ऑफ अर्थ ही डिराइव किया है। टाइडल फोर्स का हमने इफेक्ट देख लिया कि
टाइडल फोर्स क्या करती है कि अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है तो वो ब्लॉक अर्थ सरफेस से सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ऑन कर दें तो क्या होगा? अर्थ की सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो टाइडल एक्सेलरेशन के मुकाबले में 100 मिलियंस टाइम ज़्यादा है। तो जो ही मैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ऑन करूंगा तो ये ब्लॉक वापस सरफेस के ऊपर आ जाएगा। या अगर पहले से ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद थी तो टाइडल फोर्स की वजह से ये ब्लॉक तो सरफेस से उठेगा ही नहीं, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो टाइडल एक्सेलरेशन के मुकाबले में 100 मिलियंस टाइम ज़्यादा है। लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक दिन में हम 2 हाई टाइड्स समुद्रों के अंदर लाजमी ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर टाइडल फोर्स का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर ये पानी के बल्जेस या टाइड्स समुद्रों के अंदर क्यों बन रही हैं, क्यों समुद्रों के अंदर पानी की सतह का उतार चढ़ाव आ रहा है? तो इस चीज़ का जवाब अब हमने ढूंढना है। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको अपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। लेट्स फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द टाइडल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अब हमने सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हर पॉइंट पे टाइडल फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे देखूंगा कि टाइडल फोर्स रिलेटिव टू दिस किस डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रही है। यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि मून इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और हम डिफाइन कर चुके हैं कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू दिस पॉइंट होगी और मून इस सेंटर के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। अब इसके ऊपर किस डायरेक्शन में टाइडल फोर्स लग रही है उसके लिए हम इन दोनों यूनिट वेक्टर्स को ऐसे कंबाइन करेंगे। तो टाइडल फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो टाइडल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब हम यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि इस पॉइंट के ऊपर टाइडल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। जाहिर है यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और जो सेंटर का यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा। दोनों यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम हो गए। आप इन दोनों को माइनस कर सकते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस d है और r d के मुकाबले में छोटा है, तो ये क्वांटिटी जो है वो फिर बड़ी होगी, ये क्वांटिटी छोटी होगी। तो इस पूरी क्वांटिटी का जो जवाब है वो पॉजिटिव आएगा और बाहर नेगेटिव है तो नेट रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि इसके ऊपर जो टाइडल फोर्स लगेगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, यानी कि इस तरफ होगी। ठीक है, इसी तरह अब हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर टाइडल फोर्स की क्या डायरेक्शन है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यूनिट वेक्टर ई आर और ई डी ये सेम डायरेक्शन में होंगे, लेकिन इस केस में जो आर है वो डी के मुकाबले में बड़ा है, तो ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। तो इस पूरी क्वांटिटी का जवाब नेगेटिव आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी कि फोर्स जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर जो टाइडल फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों पॉइंट्स जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी ऑपोजिट है। तो हम ऐसे ही फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो पॉइंट होगा उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो इस फोर्स के ऑपोजिट होगी। इसी तरह आप हर पॉइंट के ऊपर टाइडल फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको तमाम पॉइंट्स के ऊपर टाइडल फोर्स की डायरेक्शन निकाल के दिखा दी है। ठीक है, अब आप इन तमाम टाइडल फोर्स के वेक्टर को गौर से समझें। इनमें जो एरोज हैं ये टाइडल फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एरोज की लेंथ टाइडल फोर्स की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स के अलोंग एरोज बड़े हैं, y के अलोंग एरोज छोटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x के अलोंग जो टाइडल फोर्स लग रही है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू y। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो x डायरेक्शन के अलोंग टाइडल फोर्स y डायरेक्शन के अलोंग टाइडल फोर्स से 2 गुनी ज़्यादा है। तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टाइड्स को मैथमेटिकली डिस्कस करूंगा, तो उसमें ये चीज़ सामने आ जाएगी। तो अब अगर आप इन एरोज के इफेक्ट देखें कि अगर अर्थ की सरफेस हर तरफ से पानी से कवर्ड है तो ये एरोज उस पानी के साथ क्या करेंगे।
अब यहाँ से देखें, अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखना शुरू करें तो ये देखें, ये जो एरोज़ हैं ये पानी के चंक्स को पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। किस तरफ धकेल रहे हैं? अलोंग द मून, यानी कि जो लाइन मून और अर्थ को कनेक्ट कर रही है, ये टाइडल फोर्स के वेक्टर्स पानी को उस लाइन की तरफ धकेल रहे हैं, यानी कि मून की तरफ धकेल रहे हैं। तो क्या होगा, एक पानी का हिस्सा अगले पानी के हिस्से को धकेलेगा, वो हिस्सा अगले पानी के हिस्से को धकेलेगा, तो एक प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा और एट द एंड क्या होगा कि आपको पानी में अच्छा खासा राइज नज़र आएगा इन दी डायरेक्शन ऑफ मून। और इसी तरह अगर आप राइट साइड वाले एरो देखें तो वो भी बिल्कुल यही काम कर रहे हैं, वो भी पानी को धकेल रहे हैं, ठीक है, इस साइड की तरफ धकेल रहे हैं। तो एक चंक अगले चंक को धकेलेगा, वो चंक उससे अगले चंक को धकेलेगा, तो क्या होगा कि एक अच्छा खासा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी की सतह में एक एब्रप्ट राइज हमें नज़र आएगी। तो इन टाइडल फोर्सेस की वजह से पानी के अंदर ये बल्जेस आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि पानी ने अर्थ को कवर किया हुआ था यूनिफॉर्मली। तो जब ये टाइडल फोर्सेस एक्सर्ट हुई पानी की सरफेस के ऊपर, तो इनकी वजह से पानी की ये दो बल्जेस बन गई और इन्हीं को हम टाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मून जो है वो पानी को उठा नहीं रहा, लिफ्ट नहीं कर रहा, लेविटेट नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर टाइडल फोर्सेस हैं और उनकी डायरेक्शन ऐसे है कि वो पानी को धकेल रही हैं टुवर्ड द मून, जिसकी वजह से दो बल्जेस पानी में हमें नजर आती हैं और इन्हीं को हम टाइड्स कहते हैं। तो अगर आप अर्थ की रोटेशन को इंक्लूड कर लें तो क्या होगा, एक ही दिन में आपको कितनी टाइड्स नजर आएंगी? दो टाइड नजर आएंगी, क्योंकि आप इस हिस्से से भी गुजरेंगे और इस हिस्से से भी गुजरेंगे। तो आपको 24 घंटे में दो हाई टाइड्स नजर आएंगी और 24 घंटे में दो लो टाइड्स नजर आएंगी। तो जितनी भी थ्योरी हमने अभी तक अंडरस्टैंड की है उसके मुताबिक एक दिन में दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स नजर आएंगी। अब अगला बहुत ही जो ज़रूरी सवाल है वो ये है कि समुद्र में पानी का उतार चढ़ाव है, यानी कि टाइड्स हैं, लेकिन स्विमिंग पूल के अंदर, लेक्स के अंदर तो हमें टाइड्स नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों है? ये रीज़न वही है कि लेक्स के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर भी टाइडल फोर्सेस हैं और वो एक पानी के चंक को स्क्वीज कर रही हैं या शिफ्ट कर रही हैं या धकेल रही हैं, लेकिन क्योंकि पानी ही इतना कम होता है लेक्स के अंदर ओशन के मुकाबले में कि इतना प्रेशर बिल्डअप नहीं होता कि स्विमिंग पूल के पानी में या लेक के पानी में उतार चढ़ाव आए। टाइडल फोर्स ऑलवेज प्रेजेंट, टाइडल फोर्स हमेशा मौजूद है, लेकिन वो इतना प्रेशर जनरेट नहीं कर सकती कि लेक्स के या स्विमिंग पूल के पानी में एक खासा उतार चढ़ाव आए। और उसकी रीज़न यही है कि लेक्स में और स्विमिंग पूल में जो पानी होता है उसकी मिकदार ओशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होती है। रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि हम सन को डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन लास्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स अ टाइम टू इंट्रोड्यूस द सन। अगर हम सन की बात करें अर्थ के ऊपर, तो सन की अर्थ के ऊपर अट्रैक्शन मून की अट्रैक्शन से 175 गुना ज़्यादा है। तो फिर तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सन को भी टाइड्स बनानी चाहिए समुंदर के अंदर। तो बिल्कुल सन भी टाइड्स बनाता है, लेकिन जो सन का टाइडल इफेक्ट है वो मून का सिर्फ 0.46 टाइम है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज़्यादा है लेकिन टाइडल इफेक्ट कम है। इसकी क्या वजह हुई? इसकी वजह यह है क्योंकि सन ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है और ज़्यादा दूर होने की वजह से अर्थ की सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है सन की वजह से, उनमें कोई इतना खासा फ़र्क नहीं है, जिसकी वजह से जो टाइडल फोर्सेस होती हैं उनकी मैग्नीट्यूड कम है और जिसकी वजह से
टाइडल इफेक्ट एज कंपेयर टू द मून कम होता है, लेकिन जो टाइड्स बन रही होती हैं उसमें सन और मून दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब यहां पे मैंने आपको सन और मून का कंबाइन इफेक्ट दिखाया हुआ है न्यू मून के दौरान और फुल मून के दौरान, यानी कि जब अर्थ, मून और सन एक ही लाइन में होते हैं तो उस वक्त सबसे बड़ी टाइड्स बनती हैं। यानी कि आम दिनों में जो आप टाइड ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये जो टाइड्स होंगी ये उनसे बड़ी होंगी, क्योंकि इसमें सन का टाइडल इफेक्ट और मून का टाइडल इफेक्ट ऐड अप हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो टाइड्स की हाइट है वो बाकी दिनों के मुकाबले में ज़्यादा होगी और इनको हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। और ये सिर्फ उसी वक्त बनती हैं जब या तो चांद निकल रहा हो या चांद पूरा हो। और जब सन और मून एक दूसरे से 90 के एंगल पे आ जाते हैं तो सन और मून एक दूसरे के टाइडल इफेक्ट को पार्शियली कैंसिल कर रहे होते हैं। और ये कब होता है? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून और थर्ड क्वार्टर ऑफ मून पे। तो फिर इन दिनों में क्या होता है कि जो टाइड्स बन रही होती हैं वो बाकी दिनों के मुकाबले में उनकी हाइट कम होती है और इन टाइड को हम नीप टाइड कहते हैं। जो इन दिनों में जो सबसे छोटी टाइड बन रही होगी, यानी कि ये वाली टाइड, इनको हम नीप टाइड कहेंगे। सबसे बड़ी टाइड को स्प्रिंग टाइड और सबसे छोटी टाइड को नीप टाइड कहेंगे। हमने जो थ्योरी डिस्कस की है, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, उसके मुताबिक ये जो बल्जेस हैं पानी की, ये जो टाइड्स हैं, ये मून की डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जो हम टाइड ऑब्जर्व करते हैं वो अलोंग द मून एंड अर्थ लाइन नहीं होती, बल्कि वो टाइड्स लैग करती हैं। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि मून का जो ऑर्बिट है, इसका प्लेन और अर्थ का रोटेशन एक्सिस, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। इससे टाइड्स के ऑब्जर्व होने की लेंथ पे फर्क पड़ता है। यानी कि जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक दिन में एग्जैक्टली 2 टाइड्स बननी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। असल में हर टाइड 12 घंटे और 26 मिनट के बाद ऑब्जर्व होती है। लेकिन जो थ्योरी हमने, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, उसमें हमने यही डिस्कस किया है कि भाई एग्जैक्टली 24 घंटों में 2 टाइड्स नजर आएंगे। और उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूं कि अर्थ के ऑर्बिट का जो प्लेन है और अर्थ का जो रोटेशन एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, जिसकी वजह से टाइड्स के ऑब्जर्व होने में ये टाइम डिले आता है। दूसरा ये है कि ये जो टाइड्स हैं ये मून की डायरेक्शन में क्यों नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि अर्थ की क्रस्ट सरफेस और पानी के दरमियान फ्रिक्शन है। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो वो पानी को अपने साथ ड्रैग कर रही होती है। तो ड्रैगिंग इफेक्ट या फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है कि जो टाइड्स बनती हैं वो मून की डायरेक्शन में नहीं होती, बल्कि लैग कर रही होती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट टाइड्स। तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम टाइड्स की मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।